हाँ जी, अगर आप भी भारत के संविधान को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो भारत के संविधान का जो पहला चित्र आपके मन में बनेगा, वो इस संविधान को इन 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला है संविधान का भौतिक रूप, दूसरा है राज्य व्यवस्था यानी संविधान का व्यावहारिक रूप और तीसरा है आपका मतलब भारत का कोई भी नागरिक। इसका दूसरा स्तर जब हम पढ़ेंगे यानी दूसरा चित्र जो आपके मन में बनेगा, वो इन तीनों भागों को हमने इनके अध्यायों में डिवाइड किया है। यानी किस भाग से कौन-सा अध्याय उससे संबंधित है उसको। जैसे आप से संबंधित जब हम विषय पढ़ेंगे, तो इन सभी अध्यायों को पढ़ेंगे। जैसे आपसे संबंधित आपसे ही भारत है और भारत से ही आप हैं, इसलिए संघ और इसका क्षेत्र। दूसरा है आपकी नागरिकता, फिर है मौलिक अधिकार, विशेष अधिकार, मूल कर्तव्य और मताधिकार। मताधिकार के साथ ही जब आप निर्वाचन व्यवस्था, राजनीतिक दल और दबाव समूह, इस तरीके से सभी विषय को एक साथ अध्यायों को एक साथ पहले भाग में जानेंगे। जो दूसरा भाग है यानी संविधान का व्यवहारिक रूप जब आप पढ़ेंगे, तो व्यवहारिक रूप में यानी संविधान जब आपके व्यवहार में आता है यानी आपके जीवन में जीवंत रूप में आपके सामने आता है, वो है इसका व्यवहारिक रूप। अब व्यवहारिक रूप में यानी राज्य व्यवस्था के 3 मुख्य अंग हैं, न्यायपालिका, संसद और निकाय। इनको अब इस विधि की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है, इस विधि का जो विज्ञान है वो ये है कि इनमें कोई भी अवयव जो जहाँ पर लिखा हुआ है, यानी राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी जो आयाम जिस जगह पर लिखा हुआ है, जैसे संघ सूची यहाँ पर लिखी है, महान्यायवादी यहाँ लिखा है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो इस जगह पर लिखे हुए हैं। इनका यहाँ लिखा होना ही अपने आप में एक साइंस है, क्योंकि एक विषय से या एक अवयव से आप दूसरे को संबंध स्थापित कर पाएं, इस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है। तो दूसरे विषय में जब आप ये पढ़ेंगे, फिर जो है तीसरा जो सबसे पहला हमने देखा था संविधान का भौतिक रूप। तो संविधान के 2 रूप थे, एक व्यवहारिक रूप, दूसरा है भौतिक रूप। भौतिक रूप में आप इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है अवधारणा और अवधारणा के साथ ही हम आवश्यकता को समझेंगे। दूसरा है इसकी प्रक्रिया, प्रक्रिया में हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, यानी संविधान सभा, उद्देश्य और इस तरीके से। फिर है इसका प्रारूप, इसको भी हम अलग-अलग करके समझेंगे। तो पिछली क्लास में हमने अवधारणा को समझा था, आज हम आवश्यकता पे बात करेंगे। जैसे संविधान की अवधारणा में हमने राज्य को समझा, राज्य के चारों अंगों के बारे में बात की, फिर हमने संविधान के बारे में बात की इसके अलग अलग प्रकार से, फिर हमने संवैधानिकता क्या होती है, राज्य व्यवस्थाएं क्या है, इनको हमने दूसरे जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने इसको समझा था, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज जो है वो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि भारत को संविधान की आवश्यकता क्यों थी। अब इस सवाल के साथ ही एक सवाल आपके मन में और आना चाहिए कि क्या भारत के पास अपना संविधान नहीं था, और अगर नहीं था तो भारत कैसे चलता था, और अगर भारत के पास अपना संविधान था तो फिर भारत को दूसरे संविधान की यानी नए संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इस अध्याय से बहुत अधिक प्रश्न जो है वो आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आप भारत के संविधान के मर्म को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अगर उसको गहराई से आप फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो ये अध्याय आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे भारत को संविधान की आवश्यकता क्यों थी, हम इसके कारण को जानेंगे, फिर कारण ऐसे ही नहीं है, इन कारण के आधार को हम समझेंगे, और फिर इसके समाधान के बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। तो पहला है इसका कारण, इसके कारण क्या थे। तो 2 कारण जो है वो दिए गए हैं, पहला है राष्ट्रीय क्रांति और दूसरा है सामाजिक क्रांति। राष्ट्रीय क्रांति में राजनीतिक स्वतंत्रता यानी संप्रभुता और राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीय एकता, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे इस तरीके से। तो 2 कारण थे, पहला है राष्ट्रीय क्रांति। तो राष्ट्रीय क्रांति में राजनीतिक स्वतंत्रता या संप्रभुता। अब संप्रभुता होती क्या है, संप्रभुता होती है जैसे ये भारत है, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बाहर से किसी तरीके का यानी भारत के बाहर से किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप ना हो, किसी तरीके का कोई इंटरवीन ना करे, उसको बोलते हैं संप्रभुता। यानी राजनीति से संबंधित कोई भी जो डिसीजंस हैं, कोई भी जो क्रियाएं हैं, वो हम अपने विवेक, अपने
सिद्धांतों और अपने नियमों के अनुसार करें, ये है संप्रभुता। तो आखिर जब ब्रिटेन भारत को आजाद कर ही रहा था, तो फिर भारत को संप्रभुता का डर क्यों था? तो अगर हमें कटु सत्य ये है कि जिस वक्त भारत आजाद हुआ, उस वक्त ब्रिटेन की ये मजबूरी थी कि वो भारत को आजाद करे। ब्रिटेन की मजबूरी क्या थी? सबसे बड़ी मजबूरी जो थी वो ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन इतना कमजोर हो चुका था कि उसके पास इतनी क्षमताएं नहीं थी कि वो भारत पर अपना अधिकार रख सके। और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन अपने आप को पूरी तरीके से अमेरिका और आज का जो रूस है यानी सोवियत संघ के हाथों एक तरीके से बेच चुका था। यानी वो शक्तियां उसके ऊपर काम कर रही थी और इस कारण से उसको भारत को आजाद करना पड़ा। यानी वो नहीं चाहता था कि भारत को आजाद करे, इसलिए कहीं ना कहीं वापस ब्रिटेन से भविष्य में या फिर अमेरिका और जो सोवियत संघ जो उभरती हुई नई शक्तियां थी उनसे हमें अपने संप्रभुता की रक्षा करनी थी। दूसरा है राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता की चिंता क्या थी? राष्ट्रीय एकता की चिंता ये थी कि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि भारत इस तरीके से यानी एक मूल रूप से एक इकट्ठा होकर ही आजाद हो। मतलब हमारी जो देसी रियासतें थी यानी जो 93 देसी रियासतें थी या और भी अलग अलग, जैसे मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने वाली मुस्लिम लीग थी या इसी तरीके से सिखों को, मराठाओं को अलग अलग, यानी अलग अलग प्रतिनिधियों को जो ब्रिटिश है वो अलग अलग प्रतिनिधियों को जोर देकर ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप सभी आजाद हैं, मतलब आप सभी अलग अलग रह सकते हैं, आप सभी अपने अनुसार रह सकते हैं। वो ऐसा इसलिए था कि भविष्य में अगर भारत ये टूट जाता है तो भविष्य में इस भारत को दोबारा से अपनी कॉलोनी बनाया जा सकता है। इसलिए तो ये राष्ट्रीय एकता का विषय था। और दूसरा है सामाजिक क्रांति। तो सामाजिक क्रांति में वर्ग संघर्ष, असमानताएं, विभिन्नताएं, अज्ञानताएं, इसको हम समझेंगे इसके आधार से। यानी इसका आधार क्या है? क्या हमने ये सिर्फ ये शब्द ऐसे ही लिख दिए हैं या इनका कोई आधार भी है? इनके आधार को अगर हम समझेंगे तो हम भारत को समझेंगे। इस भारत को, ठीक है, इस भारत का नक्शा समय समय पर बदलता रहा, लेकिन इस भारत को अगर हम देखें तो पुराने समय से यानी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद मगध महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, इस तरीके से अगर हम देखें भारत का जो इतिहास था वो इस तरीके से चला है। भारत मतलब यहाँ से शुरू करके आज यहाँ तक भारत पहुंचा है। तो भारत में अनेक तरीके की विचारधाराएं पनपी हैं। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, हम सिंधु सिंधु घाटी या वैदिक काल में हम इतना नहीं कह सकते कि भारत में इतना मतभेद या विचारधाराओं में अंतर था, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो एक भारत में ही बहुत से भारत थे, क्योंकि चाहे मगध महाजनपद हो, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही विचारधारा जो है वो थी, और एक विचारधारा के साथ भी दो तरीके के लोग थे। यानी अगर दिल्ली के आसपास में अगर मान लो किसी तरीके की विचारधारा थी तो उसमें भी ऐसे लोग थे जो उस विचारधारा को पसंद नहीं करते थे या करते थे। इसलिए समय के साथ विचारधाराएं बदलती गई और लोगों में जो विभाजन था, चाहे वो खान पान को लेकर, चाहे वो संस्कृति को लेकर, रहन सहन को लेकर और उनके पहरान को लेकर, हर तरीके से लोगों में जगह 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 और अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं थी, असमानताएं थी। जैसे अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में मुगलों का जो मतलब राजनीतिक रूप से अगर उनका आधार देखें तो उनका आधार उनका धर्म था। मतलब इस्लाम धर्म को लेकर वो इतने आगे बढ़ चुके थे कि बाकी जो धर्म थे वो सभी अपने आप को शोषित महसूस करते थे, वो सभी अपने आप को एक मतलब दमित महसूस करते थे। इसलिए ये अलग अलग तरह की जो विचारधाराएं हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अंदर से भारत के अलग अलग टुकड़े कर रखे थे जो दिख नहीं रहे। तो वो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो भारत के हर हिस्से से आते थे और वो इस चीज को समझते थे कि भारत में अगर सामाजिक क्रांति नहीं हुई, अगर वर्ग संघर्ष में आपस में अगर इस चीज को खत्म नहीं किया गया, अगर असमानताओं के ऊपर काम नहीं किया गया, अगर अज्ञानताएं और विभिन्नताओं के ऊपर काम नहीं किया गया, तो ये भारत कभी भी एक नहीं हो सकता। भविष्य में इसके जैसे 1947 में इसके दो टुकड़े हुए धर्म के आधार पर, इसी तरीके से आने वाले समय में भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, जगह के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारत के और भी हिस्से हो सकते हैं।
तो ये था इसका जो सामाजिक क्रांति का जो आधार था वो। तो इसका समाधान क्या किया? अगर हम इसके समाधान के बारे में बात करें, तो सिर्फ़ अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को ही अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम समझ पाएँगे कि हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी थे, वो क्या देखते थे, कैसा देखते थे भारत को। हम इसको पढ़ने का प्रयास करते समझने का। जैसे हम भारत के लोग अब इस पहली लाइन से ही हम पूरे के पूरे देशवासी इससे कनेक्ट हो जाते हैं, संविधान से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमसे है। यानी हम इसके एक तरीके से हमें लगता है कि ये हमारा है, हम भारत के लोग। उसके बाद इसको एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता को से संबंधित समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी यहाँ पर सामाजिक क्रांति यानी वर्ग संघर्ष एवं असमानताओं को दूर करने की एक तरीके से चेष्टा है। इसके बाद अगर हम देखें न्याय, स्वतंत्रता, समानता यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इससे जो हर तरीके के यानी सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे, जो एक दूसरे से अलग थे या आर्थिक रूप से अलग थे या राजनीतिक रूप से एक दूसरे से भिन्न थे, वो सभी इससे कनेक्ट कर पाए कि हमें यहाँ पर न्याय मिलेगा यानी संविधान से हमें सामाजिक न्याय मिलेगा, हमें आर्थिक न्याय मिलेगा और हमें राजनीतिक न्याय मिलेगा। इसी तरीके से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की जो उपासना है यानी उसकी स्वतंत्रता, समानता की बात की गई है। इसी तरीके से व्यक्ति की गरिमा यानी एक दूसरे व्यक्ति के साथ हमारी किसी तरीके से मतलब अनबन ना हो, मतभेद ना हो, उसकी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीय एकता की बात यहाँ पर की गई है, उसकी अखंडता की बात यहाँ पर की गई है, बंधुता की बात यहाँ पर की गई है। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में हमारे जो राजनीतिक शास्त्री थे या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो भी भारत के भविष्य को लेकर जो भी इच्छाएँ थी, जो भी विचारधाराएँ थी, वो इसमें आपको सामने आपके नज़र आती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भारत के संविधान को समझना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप भी आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।